आपदा में अवसर ढूंढना। आपने यह कहावत सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत है। ऐसा ही एक वाकया उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ। जिस समय 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के वनबुलपुरा में दंगा भड़का, उसी समय यह घटना घटी। सबको पता है हल्द्वानी में दंगा हुआ। जब पुलिस अवैध निर्माण को हटाने वहां पहुंची तो वहां पर दंगा भड़क गया। 8 लोगों की मौत हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए और नैनीताल की डीएम, महिला डीएम ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। उसी दौरान की ये घटना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PKV। आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार का बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों 8 फरवरी को दंगा हुआ। 9 फरवरी की सुबह रेलवे फाटक के पास एक लाश मिलती है और जब लाश मिलती है पुलिस पहुंचती है। पुलिस उसे उठा करके अस्पताल भेजती है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आ पाती। पुलिस मान लेती है कि यह व्यक्ति भी दंगे का शिकार हो गया होगा, या तो दंगाइयों ने मार दिया या क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली से मर गया होगा। जब लाश उठाई तो उस समय उसके पास से उसका आधार कार्ड और उसका मोबाइल उसकी जेब में मिला। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लूटपाट के लिए ये घटना नहीं घटी, क्योंकि अगर लूटपाट होती तो उसका मोबाइल और रुपए दोनों उसकी जेब में नहीं मिलते। जब दोनों मिले तो आईडी मिली उसकी प्रकाश के नाम से। वह रहने वाला था बिहार के आरा जिले का। बिहार के आरा जिले का रहने वाला। मोबाइल उसका जेब में मिला, उससे नंबर निकाला और थाने में लेकर आ गए। जब 2-3 दिन के बाद पुलिस तो मान बैठी थी कि ये दंगाई का शिकार हुआ है या क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली का शिकार हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो पुलिस चौंक गई। क्योंकि जो पहला बिंदु था उसमें वो ये था कि उसके 3 गोली मारी गई थी, और दूसरा बिंदु जो था वह यह था कि गोलियां जो मारी गई वो काफी नजदीक से मारी गई। और जो तीसरा बिंदु था वह यह था कि जो गोली थी वो पुलिस की गोली नहीं थी, वह लोकल गोलियां थी। क्योंकि पुलिस की जो गोली होती है उनका मार्क अलग होता है, नंबर अलग होता है। तब जाकर के पुलिस का माथा ठनका और पुलिस ने बड़ी गहराई से जांच शुरू की। उसके मोबाइल में जो लास्ट कॉल थी उस नंबर को मिलाया गया। जब वह नंबर उठा तो वह नंबर हल्द्वानी का ही था। एड्रेस पता करके पुलिस वहां पहुंची तो जो नंबर था वह एक महिला का था। महिला से पूछा कि ये व्यक्ति इस तरह मरा हुआ है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आपके पास कॉल आई थी, आप इसे जानती हैं? तो महिला कहती है मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरे पति पुलिस में हैं, वे ड्यूटी पर हैं, दंगा भड़का हुआ है, वह आएंगे, वही बात करेंगे। पुलिस वहां से आ जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि उस महिला का नाम प्रियंका, जो हल्द्वानी में रहती है, और उसका पति वीरेंद्र हल्द्वानी पुलिस में ही है, जिसकी ड्यूटी दंगों में लगी हुई थी। पुलिस आ जाती है। जब वीरेंद्र थाने पहुंचता है, थाने पहुंच करके उससे पूछताछ होती है। पहले तो पुलिस शक पका रही थी
कि वीरेंद्र को यदि ये सब कुछ बताया जाएगा तो शायद इसे धक्का ना लगे। वह बताती है किस व्यक्ति से आपकी पत्नी की बहुत बातें होती थी, व्हाट्सएप पर भी चैटिंग निकलती है, लेकिन उसके बाद उसे कोई धक्का नहीं लगता और पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन वह बातों में उलझ जाता है और टूट जाता है। वह सब कुछ साफ साफ बता देता है। वह बताता है कि ये सब उसको पता है और जो उसने कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार थी। उसने बताया कि इसको मैंने ही मारा है और अपना साला और एक उसका दोस्त ने मिलकर के हत्या की है। हत्या की वजह, प्रकाश बिहार के आरा का रहने वाला था, रहता सितारगंज में था, लेकिन जहां पर वीरेंद्र जो हल्द्वानी पुलिस में सिपाही था, जिस एरिया में वह रहता था उसी एरिया में प्रकाश जो सितारगंज में नौकरी करता था, उसका एक मित्र वीरेंद्र के बराबर में रहता था। वीरेंद्र और उसकी पत्नी उसे भली प्रकार जानती थी और इन दोनों का वहां आना जाना था। इसी दौरान जब प्रकाश अपने मित्र के पास मिलने आता है तो प्रकाश की वीरेंद्र की पत्नी प्रियंका से मेलजोल बढ़ जाता है। मेलजोल बढ़ते बढ़ते यह कहानी प्रेम प्रसंग पर आ जाती है। अब तो सितारगंज से आना जाना हल्द्वानी में प्रकाश का बढ़ गया, मुलाकातें होती रहीं और जो एक पति पत्नी बीच में संबंध होता है, इस तरह के सारे संबंध प्रकाश और प्रियंका में हो चुके थे। उसी दौरान प्रकाश ने कुछ प्राइवेट तस्वीरें अपने मोबाइल में ले ली और प्रियंका को भी इस बात का पता था। प्रियंका ने कहा इन्हें डिलीट कर दो, बात खुल जाएगी, लेकिन उसने ये डिलीट नहीं की। उसके दिमाग में विचार आया कि इसका पति तो पुलिस में है और इनके पास पैसा भी काफ़ी है, इसके बदले में इससे पैसा लेता हूं और प्रियंका को ब्लैकमेल करने लगता है। शुरू में तो वह पैसे दे देती है, उसे डर था कि कहीं ये उसके पति को ना पता चल जाए, और धमकी भी देता था प्रकाश कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पति को ये भेज दूंगा, तुम्हारी फजीयत हो जाएगी। वह डरकर 2-3 बार तो पैसे दे देती है, लेकिन मांग बढ़ती जा रही थी, प्रकाश मान नहीं रहा था। अब हार करके वह अपने पति वीरेंद्र को ये सब बता देती है और माफ़ी मांगती है कि ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अब प्रकाश अपने साले को यह सब बताता है और वह मिलकर तय करते हैं कि इसको बुलाते हैं और इसका मोबाइल छीन करके ये सब डिलीट कर देते हैं। जब उन्होंने यह प्रयास किया तो यह प्रयास उनका असफल रहा और डिलीट करने में नाकाम रहे। जब वह डिलीट नहीं कर पाए तो तीनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि वीरेंद्र पुलिस में था और उसे अंदाजा था कि यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण है और दंगा भड़क सकता है। इसलिए 8 फरवरी की सुबह उसने पत्नी को बताया कि उसे बुलाओ, वीरेंद्र को हल्द्वानी बुलाओ और यहाँ पर उससे बोलो कि तुझे पैसे देंगे। प्रियंका उसे फ़ोन करती है और उसे हल्द्वानी बुलाती है। उसे साजिश का पता नहीं था और वह आ जाता है, लेकिन जब वीरेंद्र आया, जिस समय प्रकाश आया उस समय दंगा भड़क चुका था। वीरेंद्र और उसका साला और उसका एक दोस्त उसके पास पहुंचते हैं और प्रयास करते हैं उसके मोबाइल छीनने का, लेकिन वह मोबाइल नहीं छीन पाते। तो तीनों मिलकर के अवैध तमंचे से उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। गोली एक नहीं, पूरे 3 गोली मारी जाती हैं। जो 3 गोलियां मारी गई वही
केस का खुलने का पूरा आधार बना। यदि एक गोली मारी जाती तो शायद केस नहीं खुलता, या मोबाइल उसके पास नहीं मिलता तो भी शायद केस नहीं खुलता और उसकी हत्या हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपदा में अवसर ढूंढना, यही काम वीरेंद्र ने किया। उसे पता था कि यहाँ पर दंगा भड़क चुका है और इसे मारकर फेंक देंगे तो सबको लगेगा कि ये दंगे में मारा गया। दोस्तों, क्राइम कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब कानून अपने पर आता है तो कितने से भी बड़े केस हों, बड़ी आसानी से खुल जाते हैं। दोस्तों, हमेशा क्राइम और क्रिमिनल से हमेशा दूरी बनाए रखें। समाज में हो रहे परिवर्तन और समाज में एक सजग प्रहरी की तरह काम करें। जय हिंद।